तो फेरिक क्लोराइड जल तंत्र यानी द्विघटक तंत्र है ये। लेकिन ये द्विघटक तंत्र में बी प्रकार का तंत्र है जिसमें इनकी क्रिया से यौगिकों का निर्माण होता है। तो आप देखिए कौन कौन से यौगिक हैं। ढेर सारे यौगिक हैं। चार स्थायी यौगिक या हाइड्रेट बनाता है। जल फेरिक क्लोराइड से क्रिया करके चार स्थायी यौगिक या हाइड्रेट का निर्माण करता है। तो ग्राफ आपको याद रखना है। तो कंपोजिशन ठीक है। तो इधर है 100% वाटर, इधर है 100% फेरिक क्लोराइड। तो एक, दो, तीन, चार और फिर फाइनली इधर। तो इसमें जो ग्राफ बना है ये कुछ इस तरीके का है। इस टाइप का कुछ ग्राफ है। ठीक है, आपको इनके टेम्परेचर टेबल में दिए हुए हैं। आप देखिए कि ये ए बिंदु है, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, इधर चलो। पहला वाला जो है आपका ये है FeCl Fe2Cl6 12H2O। 12H2O, फिर 7H2O डॉट 7H2O डॉट 5H2O डॉट 4H2O। H2O की मात्रा क्या होती जा रही, घटती जा रही है ना जैसे जैसे। तो बिंदु ए हमारा जल का क्या है आपका हिमांक वक्र भी हम इसको बोल सकते हैं। और यहां पर आप देखें तो हिमांक वक्र में क्या है, बिंदु ए बी। पहला देखते हैं वक्र ए बी, ये वाला वक्र ए बी जो है ये जल का हिमांक वक्र है। जल का हिमांक या आप इसी को गलनांक भी बोल सकते हैं। यहां दो प्रावस्थाएं आपको दिखेंगी, एक तो बर्फ और एक आपका मिश्रण या विलयन।
तो ए से बी बिंदु तक जैसे जैसे हम जल में फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं, जल का हिमांक 0 डिग्री से घटता हुआ -55 डिग्री पे आ जाता है। -55 डिग्री बी पॉइंट है। यहां पर आपको दो प्रावस्था दिख रही है, दो घटक भी हैं। तो F इक्वल्स टू आपको मिलेगा C माइनस P प्लस 1, 2 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इस पूरे A से B वक्र में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। मैं दो तीन बिंदु बता देता हूं, फिर आपको याद हो जाएगा। सेकंड, आपका बिंदु बी। बिंदु बी जो है इसको त्रिक बिंदु कहा जाता है। त्रिक बिंदु पर तीन प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। तीन प्रावस्था कौन कौन सी? बर्फ है, एक नई प्रावस्था का जन्म हुआ Fe2Cl6.12H2O, है ना, फेरिक क्लोराइड डोडेका हाइड्रेट, और विलयन है ऊपर की ओर। तो यहां तीन प्रावस्थाएं, दो घटक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम C माइनस P प्लस 1 यानी 0। ठीक, इस बिंदु पर एक नई प्रावस्था उत्पन्न हो जाती है, नई प्रावस्था पैदा होती है, एक नया अवक्षेप बनता है। इसके बाद वक्र आ जाइए आप B से C, वक्र BC, ये वाला B से C वक्र। एक तरह से हम ये कहेंगे कि ये FeCl6 का विलेयता वक्र है, विलेयता वक्र, ठीक है ना, या हम ये कहें इसका गलनांक वक्र है। तो ऐसे में आपको इस पूरे वक्र पे दो प्रावस्थाएं मिल रही हैं, एक ठोस Fe2Cl612H2O और दूसरा विलयन। घटक यहां पे भी दो है, ठीक, तो यहां दो घटक हैं, कुल मिला के F इक्वल्स टू C यानी 2 माइनस 2 प्लस 1 यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आते हैं चौथा पॉइंट, यही महत्वपूर्ण है, C बिंदु। बिंदु C जो ऊपर बिंदु मिले, ये सर्वांग समगलनांक है। सर्वांग समगलनांक का मतलब होता है इस बिंदु पर ठोस की जो संगठन है और विलयन का जो संगठन है वो समान हो जाता है। तो समान संगठन होने के कारण यहां घटकों की संख्या घट के 1 हो जाएगी। प्रावस्था, यहां पर आपको कितनी प्रावस्थाएं मिलेंगी? तो आप देखिए यहां पर आपको C बिंदु पर यहां आपको दो प्रावस्था, एक प्रावस्था मिलेगी और एक ये दो प्रावस्थाएं मिलेगी। तो 1, यहां दो प्रावस्थाएं, कौन कौन सी प्रावस्था? FeCl2 ठोस और द्रव, दो प्रावस्थाएं मिलेंगी। तो ऐसे में डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस 2 प्लस 1, ये क्या आ गया? 0। तो यही आपको ध्यान रखना है। जब आप यहां तक हल कर लिए तो फिर अगला पॉइंट क्या हो गया? D आ गया। D क्या है? त्रिक बिंदु है, तीन प्रावस्थाएं पाई जाएंगी। कौन कौन सी? FeCl6 12H2O 7H2O और द्रव, ठीक। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते चल सकते हैं। तो एक पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है आपको। अगर यहां तक एक्सप्लेन आपने कर दिया D बिंदु तक, तो फिर उसके आगे इसी तरह से मैं एक टेबल बनाता हूं और आपको बताता हूं कि क्या क्या आप उसमें बताएंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको इस टेबल में एक्सप्लेन करता हूं कि चीजों को हम ज्यादा संख्या में होने पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बिंदु का नाम, बिंदु, इसके बाद यहां कितने बिंदु का नाम हो गया और चिन्ह हो गया आपका।
फिर यहां हमको बताना है तापमान, अगर याद रख सके तो बहुत अच्छा है। प्रावस्थाएं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बिंदु आया हमारा बी। ये बिंदु, बिंदु बी मैंने बताया था, सॉरी, इसको हम कहेंगे त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु, या इसी को हम गलन क्रांतिक बिंदु भी कहते हैं, ठीक है ना। गलन क्रांतिक बिंदु बी, यहां -55 डिग्री सेल्सियस तापमान और कितनी प्रावस्था है? 3 प्रावस्था है, ठीक। बर्फ है, 3 प्रावस्था कौन कौन सी वो भी लिख दो। तो बर्फ FeCl3 डॉट Fe2Cl6.12H2O और विलयन। फिर अगला है आपका बी बिंदु के बाद सी बिंदु। सी बिंदु क्या है आपका? सर्वांग समगलनांक बिंदु। सर्वांग समगलनांक बिंदु सी, तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। यहां 2 प्रावस्थाएं आपको मिलेंगी, FeCl6 और विलयन, यानी Fe2Cl6.12H2O और विलयन, 2 प्रावस्था। फिर बिंदु सी के बाद आएगा बिंदु डी। बिंदु डी फिर से कौन सा बिंदु है? गलन क्रांतिक बिंदु डी। गलन क्रांतिक बिंदु डी पर फिर से हमको 3 प्रावस्थाएं मिलेंगी और इसका तापमान है 27.4। 3 प्रावस्था, एक तो ये Fe2Cl6.12H2O, फिर कॉमा Fe2Cl6.7H2O और विलयन। फिर इसके बाद बिंदु ई। बिंदु ई सर्वांग समगलनांक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा तापमान होगा इसका, 32.5। यहां 2 प्रावस्थाएं होंगी, Fe2Cl6.7H2O और विलयन। फिर बिंदु ई के बाद बिंदु एफ। एफ नीचे है, ये आपका फिर से क्या होगा? गलन क्रांतिक बिंदु। गलन क्रांतिक बिंदु 30 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। यहां 3 प्रावस्थाएं होंगी, Fe2Cl6.7H2O, Fe2Cl6.5H2O और विलयन। तो इस तरीके से आप आराम से आगे बता सकते हैं, इसमें कुछ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको वर्णन तो करना पड़ेगा वक्र ए बी का, बिंदु बी का, बिंदु सी का, बिंदु डी का, बस यहां तक, ठीक है। फिर हम आते हैं हिम मिश्रण। एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, हिम मिश्रण क्या है। क्या आपके पास अगर बर्फ है तो आप बर्फ का टेम्परेचर नाप लीजिए और कटोरी में रखे बर्फ के तापमान को आप और कम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी के लिए हमको पढ़ना है हिम मिश्रण। हिम मिश्रण, हिम मिश्रण वास्तव में पोटेशियम आयोडाइड और जल तंत्र है, KI और जल। जल किस रूप में होगा? मूल रूप से बर्फ के रूप में होगा। तो यहां 100% हमारे पास क्या है? H2O है।
और यहां 100% के आई है। ठीक, अब ये मान लो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने बर्फ लिया हुआ है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ मात्रा में उसमें पानी भी है। आपको क्या करना है, इस पानी में थोड़ा थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड मिलाते जाइए। जैसे जैसे आप पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे बर्फ पिघलना शुरू होगा। यानी बर्फ और पानी में, पहले मान लीजिए आपने 100 मिलीलीटर पानी था और इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा आपने ले लिया और 0 डिग्री मेंटेन करके रखा है आपने टेम्परेचर। उसमें जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे बर्फ अपने आप पिघलने लगेगी और आपके थर्मामीटर का पारा अपने आप नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा। मतलब बर्फ का हिमांक, या हम ये कहें जल का हिमांक क्या होने लगा, कम होने लगा, तापमान घटने लगा। घटते घटते एक न्यूनतम बिंदु पे आ जाएगा। ये न्यूनतम तापमान कितना है, ये आपका 23 डिग्री सेल्सियस, -23 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। अब -23 के बाद अगर आप और पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो अब पोटेशियम आयोडाइड नहीं घुलेगा उस पानी में और अब धीरे धीरे क्या होगा, आपका तापमान बढ़ने लगेगा, यानी अब टेम्परेचर में कमी नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड का विलेयता वक्र देखें तो आप देखेंगे कि कहीं से भी आप शुरू कीजिए, मान लीजिए इस बिंदु से आपने शुरू किया, तापमान कुछ भी है, उसमें इतनी मात्रा में क्या है, आपका पोटेशियम आयोडाइड घुला हुआ है। आप जैसे जैसे तापमान कम करेंगे, अब आप क्या कर रहे हैं, तापमान को कम कर रहे हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड का अवक्षेपण होना शुरू हो जाएगा। ठोस रूप में पोटेशियम आयोडाइड अलग होना शुरू हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। बर्फ तथा लवण को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसे हिम मिश्रण कहते हैं। चाहे बर्फ को लवण में या लवण को बर्फ में मिलाकर मिश्रण बनाया जाए, हम इन दोनों को ही हिम मिश्रण कहेंगे। यानी बर्फ में आपने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो भी ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड में बर्फ मिलाया तो भी ठीक है, दोनों ही हिम मिश्रण है। इन हिम मिश्रणों को निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हिम मिश्रण से निम्न ताप प्राप्त होने का स्पष्टीकरण KiH2O जल के प्रावस्था आरेख की सहायता से समझा जा सकता है। पोटेशियम आयोडाइड जल के साथ कोई हाइड्रेट नहीं बनाता, किसी तरह का यौगिक नहीं बनाता है, कोई हाइड्रेटेड लवण नहीं बनाता। आप देखिए बिल्कुल करेक्ट, एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है। तो जो हमारा AO वक्र है, AO वक्र पे हमारी दो घटक हैं और प्रावस्थाएं भी दो हैं। कौन कौन सी प्रावस्था है, ये बर्फ है और ये KI जल का विलयन है। तो विलयन की तो एक ही प्रावस्था होती है, एक ये दो प्रावस्थाएं हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2 - 2 + 1 = 1। यानी अगर आप सांद्रता को बदल दें तो तापमान भी बदल जाएगा अपने आप, या ताप बदले तो सांद्रता बदल जाएगी, दो में से एक बदल सकते हैं आप। यहां यह कहा जाता है कि अब मान लीजिए कि A बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास कुछ बर्फ जल के साथ है। ठीक है, थोड़ा सा बर्फ ले लिया एक ग्लास में और उसमें थोड़ा सा पानी भी है, थर्मामीटर लगा दिया है हमने, और अब हम इसमें थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो गलनांक में कमी आएगी, गलनांक में कमी आएगी यानी बर्फ पिघलने लगेगा। ठीक, KI की मात्रा बढ़ाने के साथ हिमांक का मान क्या होता जाता है, गिरता जाता है। आपका थर्मामीटर का टेम्परेचर भी गिरता जाएगा और वो कहां तक पहुंच जाएगा, -22 तक चला जाएगा, -23 तक। ठीक है, अच्छा, बिंदु O पर अगर हम बिंदु O की बात करें तो बिंदु O गलन क्रांतिक मिश्रण है।
या त्रिक बिंदु है। यहां पर घटक तो दो हैं लेकिन प्रावस्थाएं तीन है। प्रावस्थाएं तीन, बर्फ है, ठोस के आई है और जल में विलयन है। तो ऐसे में F इक्वल्स टू 2 - 3 + 1 = 0 होगा और ये फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया हिम मिश्रण के बारे में। आप अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके अलग अलग लेवल तक का तापमान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड को लेने पर न्यूनतम तापमान कहां तक जाएगा? -23। पर अगर आप अमोनियम क्लोराइड लें तो ये न्यूनतम तापमान -15.4 जाएगा। अगर आप सोडियम क्लोराइड या नमक लेते हैं तो -21 जाएगा। अल्कोहल लेते हैं तो -72 जाएगा। ईथर लेते हैं तो -77 डिग्री तक का तापमान आप इससे अचीव कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं थोड़ा सा विलयन वाले चैप्टर के ऊपर। द्रव द्रव का मिश्रण, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के बारे में आएंगे, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। द्रव द्रव मिश्रण। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि अगर हम पानी में अल्कोहल मिलाएं तो पूरा घुल जाता है, एसिटिक एसिड मिलाएं पूरा घुल जाता है, तेल मिलाएं बिल्कुल नहीं घुलता, फिनॉल मिलाएं थोड़ा सा घुलता है फिर नहीं घुलता है। तो हमको अलग अलग तरह के मिश्रण मिलते हैं। ये मिश्रण में हम ये देखते हैं कि दो द्रव कभी कभी पूरी तरह से आपस में मिल जाते हैं। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं, कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो पूर्णतः अमिश्रणीय होते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते, और कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो आंशिक रूप से मिश्रणीय होते हैं। तो इस आधार पर इनके मिश्रणीय होने का कारण क्या है? तो मान लीजिए दो द्रव है, ए द्रव, इसमें अंतराणुक आकर्षण बल है ए, बी द्रव, इसमें अंतराणुक आकर्षण बल है बी। जब इनको मिलाया जाता है तो एक नया अंतराणुक आकर्षण बल प्राप्त होता है ए बी। अब अगर ए बी का मान ज्यादा है ए व बी से, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों द्रव पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं। लेकिन अगर ये मान कम है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हम तीन तरह के द्रव मिश्रणों की बात कर सकते हैं। पहला, पूर्णतः मिश्रणीय द्रव युग्म, जिसमें आपका आएगा जल, एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, जल, एसिटिक अम्ल। फिर दूसरा है पूर्णतः अमिश्रणीय, बिल्कुल नहीं मिलेगा। डेली लाइफ में हम जानते हैं जल, कोई भी तेल ले लो, जल बेंजीन ले लीजिए आप, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब हमारे काम का है आंशिक मिश्रणीय, तीसरा। आंशिक मिश्रणीय द्रवों का युग्म वो युग्म है कि जब हम ए में कुछ बूंदे बी की मिलाएं तो वो भूल जाता है, पता नहीं चलेगा, गायब हो जाएगा। लेकिन ज्यादा मिला दो तो फिर एक परत बन जाएगी और अलग अलग दिखने लगेगा। मतलब कुछ हद तक घुलता है पर ज्यादा नहीं घुलता है। तो इसमें कौन कौन है? तो जल और फिनॉल, जल और निकोटीन, ठीक है ना, जल और निकोटीन, जल और ट्राइएथिल एमीन, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं।
अब हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले मैं इसी से रिलेटेड चीज आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड अलग से है आंशिक मिश्रणी में हम पढ़ेंगे फिनॉल जल तंत्र। हमारे लिए अभी जो पढ़ना है वो है फिनॉल जल तंत्र। तो इसका अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक ब्यूरेट में, ब्यूरेट जानते हैं ना वो लंबी पाइप, उसमें फिनॉल डाल लेना है और नीचे 10 मिलीलीटर पानी ले लेना है। अब तापमान आप निश्चित नोट करके रखिए। इस तापमान ए पर आपको क्या करना है, फिनॉल को मिलाना है। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, आप देखिए कि कितने कितने घुल रहा है और कहां से परत अलग से दिखाई देना शुरू होती है, नोट कर लीजिए। दूसरा, अब तापमान 5 डिग्री बढ़ा दीजिए, फिर यही क्रिया दोहराइए, फिर 5 डिग्री बढ़ा दीजिए। ऐसा 5-5 या 10-10 डिग्री बढ़ा के तापमान आपको ये प्रयोग को 4 से 5 बार रिपीट करना है। तो आपको एक ग्राफ बनाने का आइडिया लग जाएगा। आप देखिए कि कमरे के ताप पर यदि फिनॉल को जल में मिलाया जाए तो भिन्न भिन्न संघटन के 2 संतृप्त विलयन मिलेंगे। आपको अलग अलग मात्रा में 2 संतृप्त विलयन मिलेंगे, एक तो जल में फिनॉल का और दूसरा फिनॉल में जल का। मतलब एक बार आप 10 मिलीलीटर जल लेके फिनॉल मिलाएंगे, ठीक है, और दूसरी बार आप 10 मिलीलीटर फिनॉल मिला के उसमें क्या करेंगे, जल ऐड करेंगे। दोनों में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो खड़ा करने पे ये 2 परतें 2 भागों में विभक्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ सीमा तक एक दूसरे में घिले रहेंगे। दोनों परतों में उनके संगठन स्थिर हो जाते हैं। अतः किसी दिए हुए तापमान पर फिनॉल का जल में तथा जल का फिनॉल में संगठन निश्चित रहता है, लेकिन यदि तापमान बढ़ाया जाए तो इनके संगठनों में परिवर्तन आने लगता है और दोनों द्रवों की परस्पर घुलनशीलता बढ़ने लगती है। यानी तापमान बढ़ाने पर पहले मान लो फिनॉल 5% घुल रहा था, तो आप देखोगे तापमान बढ़ाओगे तो वो 7%, 8%, 10% बढ़ने लगेगा। वैसे ही अगर पहले 12% या 20% पानी घुल रहा था तो फिर आप तापमान बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ने लगेगा कि अब ज्यादा घुल रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा तापमान मिलेगा आपको जिस पर ये दोनों पूरी तरह से मिलकर एक हो जाएंगे, यानी यहां पर इनकी विलयता पूर्ण हो जाएगी। तो अतः एक तापमान ऐसा आता है कि दोनों परतों का संगठन एक सा हो जाता है। करना क्या है आपको, आपने रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा जल लिया, ये फिनॉल है, ये जल है मान लो, ठीक है। अब यहां आपको देखने को मिलेगा कि फिनॉल में कुछ मात्रा में जल घुला हुआ है और जल में कुछ मात्रा में फिनॉल घुला हुआ है, ऐसे ही होगा। लेकिन ये 2 अलग अलग परतें हैं। जैसे जैसे तापमान आप बढ़ाएंगे आप ये पाएंगे कि ये लाइन जो है ये क्या होती जा रही है, डल होते होते एक टाइम पे गायब हो जाएगी। अब आप पता नहीं लगा पाएंगे, परतें अलग नहीं रहेंगी, परतें क्या हो जाएंगी, पूर्णतः गायब हो जाएंगी। तो जिस तापमान पर ऐसा होता है उस तापमान को हम संविलय संविलयन तापमान के नाम से जानते हैं। संविलेय संविलयन ताप। तो ये क्या है, वह ताप जिस पर 2 अमिश्रणीय द्रव आपस में पूर्णतः मिश्रणीय हो जाते हैं। और फिनॉल और जल के लिए यह तापमान है 65.9 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का लकीर मिलता है। देखिए बड़ा मजेदार सा है।
तो ये तापमान है और ये आपका क्या है, संघटन है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का, इस तरीके का मिलता है। तो ये जो तापमान है 65.9 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान के ऊपर के सभी तापमानों पर जल और फिनॉल पूर्णतः मिश्रणीय है। ठीक, लेकिन अगर आप 25 डिग्री पे देखो तो 25 डिग्री पे आपको दो विलयन मिलेंगे, एक ये और दूसरा ये। तो 25 डिग्री पर अगर हम इधर 100% क्या रख रहे हैं, जल रख रहे हैं, और इधर 100% क्या है आपका, फिनॉल है। ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको, मैं आइडिया लेता हूं 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, 25 की जगह यहां 30 डिग्री का आइडिया लेते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस पर आपको जो दो विलयन मिलेगा, एक मिलेगा जल में फिनॉल का और दूसरा मिलेगा फिनॉल में जल का। दो परतें हैं ना आपके पास, जब आप मिलाएंगे तो दो परतें होंगी, एक फिनॉल की परत होगी, एक जल की परत होगी। तो फिनॉल की परत में कितना जल है, तो फिनॉल की परत में 69.9% जल होगा। और दूसरे में आप देखोगे तो 8.7% फिनॉल होगा। दोनों अलग अलग है। पहले विलयन में आप देखो तो यहां 30 डिग्री पे 69.9% जल प्लस जल का फिनॉल में और फिनॉल का जल में। तो यहां फिनॉल कितना है हमारे पास, बच गया आपका परसेंटेज, और यहां आप जल का परसेंटेज निकाल सकते हो। तो दो विलयन, संविलेय संविलयन तापमान के अतिरिक्त अन्य तापमानों पर आपको दो विलयन मिलेंगे जिनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रतिशत मात्राएं पाई जाती हैं। तो ये आपका फिनॉल जल तंत्र के बारे में बात हुई हमारी। फिर इसी तरीके से आप अगला बना सकते हैं, ट्राईएथिल एमीन जल तंत्र। बेसिक आइडिया ले लेने के बाद केवल ग्राफ याद करना पड़ता है। ट्राईएथिल एमीन जल तंत्र अगर हम देखें उसका ग्राफ, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसा। तो अगर नोटिस किया जाए कि ये तापमान है और ये प्रतिशत संघटन है हमारे ट्राईएथिल एमीन का जल में, ट्राईएथिल एमीन, यहां पे हमारा 100% जल है। इसमें हम जैसे जैसे ट्राईएथिल एमीन क्या करेंगे, मिलाएंगे, वैसे वैसे आप देखिए शुरुआत में काफी तापमान तक तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, है ना। आप देखें बहुत करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो 18.5 डिग्री सेल्सियस या इस तापमान के नीचे ट्राईएथिल एमीन तथा जल आपस में, अच्छा, दो तापमान मिले आपको, एक ये बिंदु 18.5 डिग्री सेल्सियस, इसके नीचे भी अगर आप जल और ट्राईएथिलेमीन को मिलाओ तो पूरा घुल जाएगा। और ऊपर का तापमान ये है, तो
इस तापमान के ऊपर उनकी पारस्परिक घुलनशीलता कम हो जाती है तथा दो परतों में पृथक हो जाते हैं। अतः यह तंत्र बिल्कुल फिनॉल के उल्टा है। फिनॉल में गर्म करने पर विलेयता बढ़ रही थी, यहां गर्म करने पर विलेयता घट रही है। ठीक, ऐसे ही सी है निकोटीन जल तंत्र। निकोटीन जल तंत्र में आपको दो समविलेय संविलयन तापमान मिलते हैं, एक उच्चतम और एक निम्नतम। यहां सिर्फ एक है, ठीक है ना, ये आगे बढ़ता जाएगा, इसको और नहीं शो किया गया है। यहां देखिए आपको 60.8 डिग्री सेल्सियस और ऊपर का है 208 डिग्री सेल्सियस, यानी 60.8 डिग्री सेल्सियस के नीचे कितना भी निकोटीन पानी में मिलाओ मिल जाएगा, अलग अलग परत नहीं बनेगी। लेकिन 60.8 से जैसे ही आप ऊपर होंगे, अब ये अलग अलग परत बना लेंगे, अलग अलग परतें बनाए रहेंगे तब तक जब तक कि फिर तापमान बढ़ते बढ़ते कहां नहीं पहुंच जाता, 208 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 208 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पहुंचेगा, अब फिर ये परतें गायब हो जाएंगी और फिर ये आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आंशिक मिश्रणीय द्रवों का व्यवहार बड़ा रोचक है, इंटरेस्टिंग है कि कुछ तापमान, एक ही तापमान पर दो अलग अलग संगठन के संतृप्त विलयन मिल रहे हैं। एक ही तापमान पे कभी कभी ये हो रहा है कि ये बिल्कुल अलग अलग परतें बना रहे हैं, कम मिश्रणीय है, और एक न्यून तापमान है जिसके नीचे ये पूर्णतः मिश्रणीय है। जैसे देखो 18.5 के नीचे पूर्णतः मिश्रणीय है, जबकि ऊपर बढ़ाने पर ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। निकोटीन में क्या हो रहा है, एक निश्चित तापमान के नीचे भी ये पूर्णतः मिश्रणीय है और निश्चित तापमान के ऊपर भी पूर्णतः मिश्रणीय है, बीच में पूर्णतः मिश्रणीय नहीं है। तो 60.8 से 208 के बीच अगर आप मिलाएं तो ये पूर्णतः मिश्रणीय नहीं है, ये अमिश्रणीय की तरह या आंशिक मिश्रणीय की तरह व्यवहार कर रहा है। जबकि 208 के ऊपर पूर्णतः मिश्रणीय है और 60.8 के नीचे भी क्या है, पूर्णतः मिश्रणीय है। तो ये आपका कुछ खास बात है। अब हमारे पास दो तीन टॉपिक महत्वपूर्ण बचे हुए हैं। एक तो राउल्ट के नियम वगैरह है जो आपका 12th में पढ़ा हुआ है, अच्छा वो हम नेक्स्ट कल डिस्कस कर लेंगे। आज के टॉपिक में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ लें। अच्छा, लास्ट क्लास का वीडियो मिल गया था सभी को? आवाज आ रही मेरी? हेलो, अनम्यूट करके कोई भी बोले। लक्ष्मण, गीतांजलि, बिंदु, कोई भी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हाँ, तो मैंने कहा कि मैंने कल एक वीडियो भेजा था पिछली क्लास का, वो मिला? ठीक, तो आज का वीडियो मैं शाम तक देखता हूँ, है ना? ठीक।